10 नवंबर सोमवार की शाम दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने एक कार के अंदर धमाका होता है। 12 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज़्यादा जख्मी, इनमें से भी कुछ की हालत नाजुक है। इस देश में चलती कार में हुआ ये पहला आतंकवादी हमला है। इससे पहले कार ब्लास्ट तो हुए, लेकिन मूविंग कार, सड़क पर एक कार चल रही है और वो कार बारूद से भरी है और उस पर ये धमाका होता है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस वक्त ये धमाका हुआ, ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी, लोग घरों के लिए निकल रहे थे दफ्तरों से अपने अपने, और लाल किला और चांदनी चौक का जो पूरा इलाका है वो 24 घंटा वैसे ही उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा वहाँ होती है। वहाँ ट्रैफिक चलती नहीं है, रेंगती है। तो जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त ट्रैफिक रेंग रही थी। जिस I-20 कार में ये धमाका हुआ उस कार के इर्द गिर्द तमाम कार, ई रिक्शा, बाकी सारी गाड़ियाँ भी थीं। और इसी रेंगती हुई ट्रैफिक के बीच अचानक एक कार में धमाका होता है, जो आसपास सारी गाड़ियाँ बिल्कुल सट कर चल रही थी। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, 12 बेगुनाह लोग मारे गए। अब सवाल ये कि चलती गाड़ी में इस देश में हुआ ये पहला आतंकवादी हमला, और आतंकवादियों ने ये तरीका क्यों चुना, इसके पीछे की कहानी क्या है, उस कार को चलाने वाला कौन था। इस पूरी कहानी की शुरुआत असल में 9 दिन पहले हुई। 10 दिसंबर को यह धमाका हुआ, लेकिन कहानी की शुरुआत 1 नवंबर को होती है। 1 नवंबर को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से में जैश ए मोहम्मद, जिसका सरगना मौलाना मसूद अजहर है, जो पार्लियामेंट अटैक से लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा के हमले में भी शामिल रहा है, जिसे कांधार हाईजैकिंग के बाद छोड़ा गया था, तो उसी मौलाना मसूद अजहर के संगठन, आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर कश्मीर घाटी में दीवारों पर चिपकाए गए। पुलिस खुफिया एजेंसियों की नज़र पड़ी, उन्होंने तफ्तीश शुरू की और 1 नवंबर को फिर एक नाम उनके सामने आया। वो नाम था डॉक्टर मुजम्मिल का। पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया। पूछताछ शुरू हुई कि तुम जैश की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो, यहाँ पोस्टर क्यों चिपका रहे हो। उधर पूछताछ चल रही थी, तभी 5 दिन के बाद 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर से दूर जम्मू कश्मीर पुलिस की ही एक टीम यूपी के सहारनपुर पहुंचती है और सहारनपुर जाने के बाद वहां एक और शख्स को गिरफ्तार करती है। उसका नाम था डॉक्टर आदिल अहमद। डॉक्टर आदिल अहमद पर भी इल्ज़ाम था कि जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है। अब डॉक्टर आदिल अहमद को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर पहुंचती है। उससे जब पूछताछ होती है तो पता चला कि पोस्टर चिपकाने वाला या पोस्टर छपवाने वाला डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब जैसे ही पता चला तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनसे और पूछताछ शुरू कर दी। जब पूछताछ शुरू की तो पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी है एक फरीदाबाद में, वहाँ पर ये पढ़ाता है और फरीदाबाद में एक किराए के घर में रहता है। बाकी जो पूछताछ हुई उसके बाद आदिल और मुजम्मिल से जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम 9 नवंबर को फरीदाबाद पहुंचती है। 9 नवंबर को फरीदाबाद में इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के करीब एक मोहल्ले के घर में जाकर छापा मारती है। फरीदाबाद पुलिस साथ थी। ये किराए का घर डॉक्टर मुजम्मिल ने ले रखा था। पुलिस वहाँ जब तलाशी लेती है तो वहाँ से करीब 350 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, तार मिलते हैं, डेटोनेटर मिलता है, बैटरी मिलती है। तलाशी के बाद जब पुलिस घर के नीचे पहुँचती है तो एक कार खड़ी थी। जब उस कार की तलाशी ली गई तो उसके अंदर से एक असॉल्ट राइफल मिला। पता चला कि ये कार डॉक्टर शाहीन, एक लेडी डॉक्टर हैं, उनकी कार है और डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त हैं। अब फरीदाबाद में इस सारे सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को वहाँ से कुछ और जानकारी मिली, तो जम्मू कश्मीर पुलिस अब फरीदाबाद से 4 किलोमीटर दूर एक तगा गांव है, वहाँ पहुँचती है। उस गांव में एक मौलाना रहते हैं। पुलिस उस मौलाना के घर जाती है। मौलाना के घर जाकर जब तलाशी ली जाती है तो डॉक्टर मुजम्मिल के घर से 350 किलो ही अमोनियम नाइट्रेट मिला, लेकिन मौलाना के घर से 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, बैटरी मिलती है, डेटोनेटर मिलता है। पुलिस मौलाना को गिरफ्तार करती है, पूछताछ होती है और तब एक और नाम सामने आता है। डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सामने आ चुका, डॉक्टर आदिल का नाम सामने आ चुका, ये दोनों जम्मू कश्मीर पुलिस की कस्टडी में। डॉक्टर शाहीन वो फरार है जिनकी कार से असॉल्ट राइफल मिला। और इन्हीं मौलाना और मुजम्मिल और आदिल से पूछताछ के बाद एक नया नाम आया और वो नाम था डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी। अब पता किया पुलिस ने तो पता चला कि ये फरीदाबाद में ही रहता है, लेकिन गायब है। अब पुलिस अपने मुखबिरों के ज़रिए डॉक्टर उमर को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस दौरान में पुलिस को पता चला कि ये जो मौलाना है तगा गाँव में, इन्होंने ऐसे बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को, लड़कों को एक तरह से उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं
इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर। फिर पता चला कि जो जैश है उसने करीब, ये 4 तो डॉक्टर थे, 2 और हैं, वो अभी फरार हैं, एक नया मॉड्यूल बनाया। ये टर्म मॉड्यूल जो होता है, ये किसी एक ऑपरेशन के लिए जैसे एक टीम बनाई जाती है, जैसे पुलिस होती है किसी केस को सुलझाने के लिए एक SIT बनाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, तो उनका काम उसी केस पे फोकस होता है। तो उसी तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपने ये सुना होगा मॉड्यूल, तो एक मॉड्यूल बनाते हैं जिनको एक टास्क दिया जाता है और उस टास्क के लिए डेडिकेटेड कुछ लोग होते हैं, बस उनका वही काम है। तो इसको आप फरीदाबाद मॉड्यूल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने डॉक्टर हैं उनका सबका कनेक्शन फरीदाबाद से हैं, सारे जम्मू कश्मीर के, लेकिन उनका कनेक्शन फरीदाबाद से है। और फरीदाबाद में भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल खुद वहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था। तो अब डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, ये दोनों अरेस्ट, डॉक्टर शाहीन फरार, जिनकी कार से राइफल मिला, और एक नया नाम उस मौलाना के ज़रिए पता चला और वो था डॉक्टर उमर नबी। अब पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस उसके बारे में जानकारी हासिल कर रही है। 9 नवंबर की रात हो चुकी है, अब उमर नहीं मिलता। अब इसके बाद आगे की कहानी 10 नवंबर की सुबह से शुरू होती है। 10 नवंबर की सुबह सबसे पहले 8:13 पर एक टोल प्लाजा है, बदरपुर टोल प्लाजा। बदरपुर फरीदाबाद में है और दिल्ली बॉर्डर पर है। तो बदरपुर टोल प्लाजा पर 8:13 पर एक I-20 कार, वाइट कलर की, सफ़ेद रंग की, जिसका नंबर HR26CE7664, ये इस टोल प्लाजा पे दिखाई देती है। टोल प्लाजा पे और उसका CCTV कैमरा, ये वही तस्वीर है। तो ये टोल गेट पे रुकता है। इस दौरान में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुआ एक शख्स दिखाई देता है, लेकिन उसका चेहरा नज़र नहीं आता क्योंकि उसने मास्क पहन रखा है काले रंग का। फिर ये टोल से निकल जाता है। 8:13 10 नवंबर सुबह, बदरपुर दिल्ली की दहलीज पर है ये। अब इसके बाद जाहिर सी बात है, इस टोल के बाद उसे सीधा दिल्ली की सरहद में एंट्री मारी उसने। अब दिल्ली की सरहद में आया। इसके बाद वो कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ भटका, दिल्ली की किन सड़कों पर उस गाड़ी को, I-20 को भगाता रहा, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन यही कार और यही ड्राइवर इस 8:13 के 7 घंटे और 6 मिनट बाद फिर एक CCTV कैमरे में कैद होता है। तब वक्त हुआ था दोपहर के 3:19। 8:13 पर टोल प्लाजा में मिला, उस हिसाब से 7 घंटे और 6 मिनट बीत चुके हैं। दोपहर 3:19 पर यही I-20 कार, जिसका नंबर HR26CE7674 है, अब लाल किले के अहाते के अंदर, बाउंड्री के अंदर एक पार्किंग है, सुनहरी मस्जिद पार्किंग उसे कहते हैं, वहाँ उस पार्किंग में ये एंट्री करता है। और उस एंट्री के वक्त की ये तस्वीर है। तब घड़ी में वक्त हुआ था 3:19। अब ये पार्किंग के अंदर दाखिल होता है, ड्राइविंग सीट पर वही शख्स बैठा हुआ है, कार वही है, और ले जाकर अंदर पार्किंग में एक जगह अपनी कार को पार्क कर देता है। अब कोई भी शख्स किसी कार को जब पार्क करता है तो या तो अगर ड्राइवर है वो, तो फिर उतारने के बाद वेट करता है, कार में बैठा रहता, कोई अनहोनी चीज़ तो है नहीं। लेकिन ये इस गाड़ी में अकेला शख्स है, पार्किंग में एंट्री ले चुका है, लेकिन इसके बाद अगले 3 घंटे और 4 मिनट तक ये ड्राइविंग सीट से उठता ही नहीं। 3 घंटे और 4 मिनट तक लगातार उसी ड्राइविंग सीट पर, उसी I-20 होंडा कार में ये बैठा हुआ है। इसे शायद कहीं आना जाना ही नहीं। अब इसने हर जगह मास्क लगा रखे। दिल्ली की आबोहवा आजकल ऐसी है कि बहुत सारे लोग मास्क लगा रहे हैं, कोरोना काल की याद दिला रहे हैं, तो आजकल अटपटा नहीं लगता। पहले लगता था कि ये मास्क लगाया हुआ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अब लोग नहीं ध्यान देते, अब मास्क लगाकर बहुत सारे लोग चलते हैं। लेकिन ये अगले 3 घंटे 4 मिनट तक उसी गाड़ी में लाल किले की पार्किंग में बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है। 3 घंटे 4 मिनट जब बीत गए, तब इसके बाद 6:23 पर ये उस कार को स्टार्ट करता है। कार को स्टार्ट करने के बाद अब ये पार्किंग से बाहर निकलता है। पार्किंग से जब बाहर निकलता है तो फिर ये कैमरे में कैद होता है। ये तीसरी तस्वीर है जो पार्किंग से बाहर निकलते वक्त की है उसकी। अब ये पार्किंग से बाहर निकला। जब ये पार्किंग से बाहर निकल रहा है, जहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं वहाँ, और जहाँ पे ये धमाका हुआ उसकी दूरी मुश्किल से 500-600 मीटर है। 500-600 मीटर आप कार में, ट्रैफिक जाम भी हो, कितनी देर में पूरी कर लेंगे? 2-4-5 मिनट। लेकिन ये शख्स 6:38 पर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर धमाका हुआ। अब सवाल यह है कि जो शख्स पार्किंग से 6:23 पर निकला और 6:38 पर धमाका हुआ, यानी इसने कुल 15 मिनट लिए। 15 मिनट 400-500 मीटर का फासला तय करने में ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों?
तो असल में जब ये बाहर निकला तो वहाँ से उस रूट पर जाने के लिए यू टर्न लेना ज़रूरी था। तो ये यू टर्न लेता है, जिसमें इसको, और शाम का वक्त, मैंने कहा ट्रैफिक रेंज भी है, तो 15 मिनट लगा। 15 मिनट के बाद अचानक 6:38 पर लाल किले में इसी जगह एक जोर का धमाका होता है। तब Y20 कार सड़क पर थी और रेंग रही थी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, शाम का वक्त, पीक आवर, और बिल्कुल तमाम गाड़ियाँ एक दूसरे से सट कर चल रही थी। तो अचानक इसमें धमाका होता है। आसपास जितनी कारें थी सभी के परखच्चे उड़ जाते हैं। I20 कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह से उड़ जाता है। इसी से अंदाज़ा हुआ कि जो बारूद था वो I20 कार के पीछे डिग्गी में रखा हुआ था। बहुत सारे लोग जो कार के इर्द गिर्द बदनसीब थे, जो बिल्कुल कार के साथ साथ चल रहे थे, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें पहुंचा। धमाके ने उन्हें अपनी जद में ले लिया। 12 लोग मारे गए, 20 जख्मी हुए, सभी को बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये तो रही इस धमाके की कहानी। और इस मॉड्यूल से, जो फरीदाबाद मॉड्यूल कह रहे हैं और जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से हुई, अब यहाँ पर एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि एक शख्स बारूद से भरी कार को दिल्ली में लेकर करीब करीब 10 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर घुमा रहा है। दिल्ली में अमूमन अगर मैं बात करूं, चूँकि मैं यहाँ रहता हूँ, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी और सुरक्षा और नाकेबंदी हर जगह होती है। और ये बात पता है कि दिल्ली पूरे साल एक तरह से आतंकवादियों के निशाने पर रहता है। और जो चोर होते हैं या आतंकवादी होते हैं या कातिल होते हैं, उनके अंदर एक खौफ, एक डर भी होता है। तो एक शख्स बारूद से भरी कार को लेकर 10 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा है, क्योंकि वो सुबह 8 बजे दिल्ली की सरहद में दाखिल हो चुका है और शाम 6:38 पर यह धमाका होता है। तो सवाल ये है कि इतनी देर तक वो कहाँ था और इतने घंटों तक वो दिल्ली की सड़कों पर क्या कर रहा था, और फिर उसने चलती कार में इस धमाके की क्यों सोची। तो इसको लेकर जो अब तक की तफ्तीश है, हालांकि केस अब NIA को सौंप दिया गया दिल्ली पुलिस से लेकर, लेकिन उसमें 3 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी ये है कि जब फरीदाबाद में 9 नवंबर को दबिश डाली गई और तब डॉक्टर उमर को पता चल गया कि उसके दोस्त पकड़े गए, घर पे छापा पड़ा, अमोनियम नाइट्रेट पुलिस ने बरामद कर लिया है। और अब उसे पता था कि उसके बाद मौलाना तक पुलिस पहुंच गई है, और मौलाना के बाद अब उसे यकीन हो गया कि पुलिस उस तक पहुंचेगी। तब वो कहीं और था। कार में ऑलरेडी बारूद भरा हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट। उसने वो कार उठाई और लेकर निकल पड़ा। अब या तो उसे उस कार को कहीं ठिकाने लगाना था या कहीं और जाकर छुपाना था, जो इनका दूसरा हाइड आउट होता। लेकिन वो दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुका है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर घूमते घूमते वो लाल किले की पार्किंग में पहुंचा। दूसरी थ्योरी ये है कि जो भी आतंकवादी संगठन होते हैं, आतंकवादी हमला होता है, उसमें हमेशा एक चीज़ ज़रूर होती है। आतंकवादी जब भी कोई ऐसी वारदात करते हैं, हमले को अंजाम देते हैं, तो उन्हें पब्लिसिटी चाहिए होता है, इंटरनेशनल पब्लिसिटी। उनकी जो आतंकवादी घटनाएं हैं उसको लेकर टीवी पर, अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस हों, खबरें हों, दिल्ली धमाके से दहली और इतने लोग मारे गए। तो उनका मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सुर्खियां बटोरना भी होता है, ताकि उनके संगठन का नाम हो। ये बहुत पुराना पैटर्न है। तो बहुत मुमकिन है कि फिर डॉक्टर उमर लाल किले इसीलिए पहुंचा क्योंकि उसे मालूम है कि अगर लाल किले पर ले जाकर वो इस गाड़ी के साथ धमाका करता है तो फिर इंटरनेशनली इसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो वो पहुंचा। अब वहाँ पहुंच तो गया, कार को पार्किंग में पार्क भी कर दी। लेकिन अमूमन पार्किंग में सिर्फ गाड़ियाँ होती हैं, लोग तो होते नहीं हैं। लोग कार पार्क करते हैं, चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 स्टाफ, 2-4 लोग खड़े होंगे। तब लाल किले के अहाते में तो है पार्किंग, उसने गाड़ी वहीं पार्क भी कर रखी है। लेकिन अगर धमाका कर देता है तो इंसानी जान का नुकसान नहीं होगा, गाड़ियाँ सब तहस नहस हो जाएंगी, पर लोगों का नुकसान कम होगा। और जब लोगों का नुकसान कम होगा, सिर्फ गाड़ियाँ ही चपेट में आएंगी, तो फिर पब्लिसिटी उस लेवल की नहीं होगी। तो दिल्ली पुलिस के जो सोर्सेज हैं जिनसे मेरी बात हुई वो यही है कि 3 घंटे 4 मिनट तक वो उस पार्किंग में बैठ कर यही सोचता रहा कि क्या लाल किले के अहाते में इसको ब्लास्ट कर दें। पर फिर उसे ख्याल आया कि इससे लोग तो ज़्यादा मरेंगे नहीं। और दूसरा ये कि फिर ये वो बैठा हुआ अपने आका के हुक्म का इंतज़ार कर रहा था कि अगला स्टेप क्या है। और फिर उसे शाम को वो अगला आदेश मिला, हुक्म मिला, और वो वहाँ से कार लेकर बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद 400-500 मीटर दूर चलती कार में धमाका हो गया। अब चलती कार की थ्योरी क्या होगी? तो दिल्ली पुलिस और NIA सोर्सेज के हिसाब से जो अभी तक की रिपोर्ट है वो ये है कि इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली,
जब वो कार लेकर निकला और वो हुक्म आया 3 घंटे 4 मिनट तक पार्किंग में जब बैठा था कि खाली लाल किले की दीवारों या पार्किंग में बैठकर धमाका करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाओ, किसी धार्मिक जगहों को निशाना बनाओ, तो उससे ज़्यादा पब्लिसिटी होगी। तो शायद वो वहाँ से निकला। और जो यू टर्न लेने का मकसद है वो यही है कि अगर आप में से किसी ने लाल किले के सामने चांदनी चौक का इलाका देखा है तो ये बहुत पुराने दौर से है। वहाँ मंदिर है, वहाँ जैन मंदिर है, वहाँ चर्च है, वहाँ मस्जिद है, सभी एक कतार से हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, लेकिन शुरुआत में मंदिर पड़ता है। तो अगर उस मंदिर से ले आकर टकरा दी तो फिर सोचिए क्या होता। लेकिन जब वो लेकर निकला और चलती कार में जो धमाका हुआ, इसके पीछे एक थ्योरी है कि शायद वो घबरा गया और शायद उससे गफलत हो गई, और उसी गफलत में एक तो ट्रैफिक, चारों तरफ से गाड़ियाँ सब सटी हुई हैं और कार में धमाका हो गया। 2 तरीके से ये धमाका हो सकता है, एक गफलत में, दूसरा अनजाने में वो धमाका हो गया। क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं है कि असल में टारगेट क्या था। जो बाकी साथी हैं वो पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन चलती कार में इससे पहले कभी कोई हिस्ट्री रहा नहीं, और चलती कार में आसपास बेशक गाड़ियाँ हों, लेकिन आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, किसी मार्केट में, किसी इमारत से ले जाकर अब उसी बारूद भरी कार को टकरा देते हैं तो फिर तबाही और बर्बादी का मंजर और आलम कुछ अलग ही होता। तो एक थ्योरी दिल्ली पुलिस की यही कि शायद गफलत में वहाँ धमाका हो गया, वरना टारगेट कुछ और था। अब इस मामले में जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और अलग अलग जगहों पर दबिश डाली जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की, बल्कि अब तो दिल्ली पुलिस से लेकर NIA इसको एक तरीके से जांच कर रही है। लेकिन हाल के वक्त में जिस तरीके से पहली बार चलती कार में धमाका किसी आतंकवादी संगठन के जरिए हुआ, चाहे वो गफलत में हुआ या फिर जानबूझकर, एक ऐसा मॉड्यूल बनाया जैश ने जिसमें तमाम डॉक्टरों को भरा गया, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। क्योंकि इस मॉड्यूल में चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर आदिल हो, डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर जो शाहीन हो, ये लेडी है, इसके अलावा 2 और डॉक्टर के नाम आ रहे हैं जो फरार हैं। तो सारे डॉक्टर, और इन डॉक्टरों को क्यों इकट्ठा किया गया, इनका मॉड्यूल, इनका असली टारगेट क्या था। एक घर में 350 किलो नाइट्रोजन, वो अमोनियम नाइट्रेट, और दूसरे के यहाँ 2500 kg। इसका मकसद ये था कि ये लोग दिल्ली में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मौलाना का नाम आया, जो फरीदाबाद के पास का ही रहने वाला है, जिसने इन सबको एक तरह से ब्रेन वॉश किया, उसके टच में, उसके संपर्क में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब पुलिस उस मौलाना के संपर्क में जितने भी लोग हैं उन सब की कुंडली खंगाल रही है और उन सब के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक अजीब मॉड्यूल है जिसको आप डॉक्टर मॉड्यूल भी कह सकते हैं, सारे पढ़े लिखे लोग, लेकिन क्या काम, डॉक्टर होते हुए भी इनका असली चेहरा क्या, असली रूप क्या, आतंक का। डॉक्टर लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, डॉक्टर हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान है। वही डॉक्टर बेगुनाहों की सड़क पर जान ले, इससे बुज़दिलाना चीज़ क्या हो सकती है। तो छानबीन जारी है, तफ्तीश जारी है। ये 3 थ्योरी थी जो आपके सामने रखी। इसमें जैसे ही बाकी अपडेट आएगा, जो भी जानकारी होगी, लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आज की कहानी की शुरुआत एक लाइव तस्वीर से करते हैं। एक वीडियो है और इस वीडियो से इस कहानी की शुरुआत। ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के लक्सर इलाके में एक ब्रिज की तस्वीर है, एक फ्लाईओवर की। लास्ट वेंसडे यानी 24 दिसंबर की बात है। 24 दिसंबर को एक कैदी को रुड़की जेल से निकालकर लक्सर ले जाया जा रहा था। वहाँ की एक कोर्ट में पेशी थी। पुलिस की सुरक्षा में 3 पुलिस वाले जिनके पास हथियार हैं, वो उस कैदी को अपने साथ उस गाड़ी में बिठाते हैं और उसके बाद रुड़की जेल से लक्सर की कोर्ट तक ले जा रहे हैं। तभी अचानक इस पुल पर एक साथ 2 लड़के एक मोटरसाइकिल पर सवार आते हैं। चेहरा दिख नहीं रहा है और वो अचानक पिस्टल निकालते हैं। पुलिस वैन में बैठे उस कैदी पर नज़दीक से गोली चलाते हैं। गोली उसके सीने और पेट में लगती है और फिर वहाँ से उसी मोटरसाइकिल पर निकल जाते हैं। जाते हुए भी तस्वीर उनकी आप देख रहे होंगे। लेकिन इस तस्वीर में जो सबसे अजीब चीज़ है वो ये है कि उस कैदी के साथ जो 3 पुलिस वाले हैं, तीनों के पास हथियार है, राइफल है सरकारी। और तस्वीर में देखिए कि गोली मारने के बाद हमलावर कातिल दौड़ता हुआ भी नहीं भाग रहा है,
मतलब आराम से मस्ती से एक तरह से लगता है जा रहा है। पुलिस वाले भी उसी फ्रेम में जिस फ्रेम में कातिल है, पुलिस वालों के हाथ में बंदूक भी है। लेकिन क्या मजाल जो जिनकी सुरक्षा में एक कैदी जिसको उन्होंने अभी अभी गोली मारी है, उसे पलट कर वो गोली मारें, चाहे तो पैर में मारें, घायल करें और पकड़ें। पुलिस वालों की हिम्मत नहीं होती कि वो गोली चलाएं, और वो दोनों कातिल आराम से निकल जाते हैं। इसी जगह से नज़दीक यूपी में ऐसे तमाम किस्से आपको सुनाए जब रात के अंधेरे में पुलिस वालों के निशाने इतने अच्छे होते हैं कि सटीक पैर पर गोली मारते हैं अंधेरे में, और ये सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा है। दिन है, रोशनी है, दूरी भी नहीं है। दो कातिल आकर एक कैदी को गोली मार रहा है, पलटकर पुलिस वालों का काम उसे पकड़ना। पुलिस वाले दौड़ भी नहीं रहे उसके पीछे, हाथ में हथियार है, गोली भी नहीं चला रहे, और वो दोनों आराम से मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं। इसके बाद इस कैदी को अस्पताल ले जाया जाता है, अलग अलग 3 अस्पताल। 3 अलग अलग अस्पतालों में आने जाने के दौरान बहुत सारा वक्त बर्बाद होता है। परिवार को जब पता चलता है, परिवार वाले पहुंचते हैं अस्पताल, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता, बस कहा जाता दूर से देख लो। और फिर आखिरकार 27 दिसंबर यानी सैटरडे को उस कैदी की मौत हो जाती है। ये जो कैदी है ये भी कोई दूध का धुला नहीं था, ये एक हिस्ट्री शीटर, एक बदमाश, जिसके ऊपर 50 से ज़्यादा केसेस, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, वसूली, डकैती। नाम है विनय त्यागी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े गैंग के साथ इसका नाम जुड़ा। इसकी दहशत पूरे इलाके में। हालांकि एक अच्छे ख़ानदान से आने वाला विनय त्यागी, लेकिन जुर्म की दुनिया में इसने अपना नाम कमाया। और आखिरकार इसी विनय त्यागी को 24 दिसंबर की सुबह 2 हमलावर मोटरसाइकिल पर आकर गोली मारकर चले जाते हैं। ये कहानी का पहला पार्ट। ये तस्वीर जो आपने देखी, यहाँ कहानी खत्म। अब सवाल है कि विनय त्यागी एक क्रिमिनल है, हिस्ट्री शीटर है, उसको गोली मारी तो पहली चीज़ तो ये आएगी कि दुश्मनी इतनी कि कोई भी गोली मार सकता है। लेकिन उसके बाद होता कुछ और है। अचानक विनय त्यागी की बहन सामने आती है मीडिया के, और जो कुछ वो कहती हैं उसके बाद हड़कंप मच जाता है। उन्होंने जो खुलासा किया, अगर उसमें दम है, उसमें सच्चाई है, तो फिर इस पूरे शूट आउट, और ये जो तस्वीर में आपने देखा कि 3 पुलिस वाले मौजूद तो हैं, हथियार भी है, पर दौड़कर पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, गोली चलाकर उसको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर बहन की बयान में, उनके दावे में सच्चाई है, तो फिर इस तस्वीर की कहानी अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। पर यह तस्वीर और इसकी कहानी आपको समझ में आए, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आगे कहानी सुनाऊं। विनय त्यागी, इस हिस्ट्री शीटर की बहन, क्या कुछ कह रही हैं, उसे आप सुनिए। ये सब जो करा गया है, जो भी खतरा बता रहे हैं, ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। बिल्कुल शुरू से ही मैंने मीडिया को पहले भी बताया है कि 750 करोड़ रुपए का मामला है ये, जो ईडी के छापे की वजह से था। और ये ईडी ने, क्या नाम है, ईडी के छापे से बचने के लिए, उसके घर पे भी छापा पड़ा है, उसने ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था। और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी उसने, डॉक्टर प्रमोद ने, और उन दोनों ने ही ये प्रोग्राम बनाया था कि इसको ईडी को दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुन्नस चल रही थी आपस में उनकी, क्योंकि जब प्रमोद का जब इलेक्शन वगैरह हुए थे तब उसने उसको काफी परेशान किया था विनय त्यागी को। डॉक्टर किसने, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने उसको बहुत परेशान किया था, राजनीतिक रूप से भी परेशान किया था, और धमकियां वगैरह दी थी काफी, और मुकदमे वगैरह भी लगाए थे। तो तब उस वजह से उन्होंने सोचा कि हम इसको ईडी को पैसा दे देते हैं। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब कुछ साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर तो उसको पकड़ लेंगे, तो वो जब पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया, पैसा वो लेके भाग गया। फिर है ना कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं, तो वो बचने की कोशिश कर रहा था, तो उसको पकड़ा। फिर उसकी बीवी को भी बैठाया कि तेरी बीवी को भी हम मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पुलिस कहीं भी कोई इसका वो नहीं है, मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने, कानूनी रूप से किसी को नहीं उठा रखा। तो उन्होंने 2 दिन तक रखा है उसको, सब कुछ रिकवरी हो गई है, सब कुछ। उसके बाद उसकी वाइफ को छोड़ा है उन्होंने, है ना, वहां से जाने दिया कि तुम अब जा सकते हो, यहाँ से सब कुछ ले लिया है। तब उन्होंने वो माल देखा था, उसमें सारे पेपर थे, कागजात थे, बहुत सारी जमीन जायदाद के जो भी होंगे, बेनामी संपत्ति या जो भी कुछ था, तो पैसों का लेन देन, सब कुछ उसके पूरे पेपर थे, पूरा बैग था। तो इसी तरीके से पैसे का भी बैग था और ज्वेलरी का भी बैग था, बहुत सारा था। ये 700 करोड़ रुपए की कहीं ऐसे वैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इतना बड़ा आदमी साजिश भी कितनी बढ़िया कर सकता है ना, तो आदमी खूब किसी को भी खरीद सकता है ना। और उसके बाद उन्होंने, जब वो जेल चला गया, तो देहरादून में ये साजिश करी गई कि अब अपना हमारा किसी का नाम ना आए, इसको मार दिया जाए विनय त्यागी को। तो इसके लिए उन्होंने झूठी एप्लीकेशन लिख के वहां पे जेल में भेजी, उसको दी जेलर को, कि निशी त्यागी के नाम से, उसकी पत्नी के नाम से, कि ये
इनको रुड़की भेज दिया जाए, हम यहाँ पे नहीं चाहते। जब वहाँ फोन गया कि आपने ऐसे ऐसे कोई एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है और हम यहाँ पे संतुष्ट है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उसको वहां भेजा गया। जब भेजने लगे तो तब उसने देखा बाहर आकर कि वो बिना हथियार के 2 पुलिस वाले उसको लेके जाएंगे वहां पर। तो इसका मतलब है कि पूरी तैयारी थी कि उसी वक्त खत्म कर दें, है ना। तो उसने वहां पे शोर शराबा किया, जिसकी वहां पे सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब होगी। उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा इनके साथ जब तक हथियारबंद आदमी नहीं आएंगे। तो फिर वो आए, उसके बाद वो लेके रुड़की गए। रुड़की में जाने के से पहले ही उन्होंने इतनी बढ़िया होशियारी गेम खेल रखा था, क्योंकि वो उसको धमकी देते थे कि तुम जो निशित आएगी, तुम अपने घर बैठे रहो, तुम पैरवी पे आओगी तो हम तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे, तुम्हें भी बदमाश बनवा देंगे, तुम्हें भी घोषित करवा देंगे, तेरे बच्चों को भी करवा देंगे, या फिर हम तुझे भी जान से मरवा देंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि तू अपने पति का चेहरा नहीं देख पाएगी। लेकिन वो मान नहीं रही थी, तो उन्होंने फर्जी मुकदमा कर दिया। वो जाती रही, उसको पता भी नहीं था कि मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया अलग में, है ना। तो फिर बाद में पता चला कि उस पे वहां पे कि दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम पे, विनय त्यागी और निशित त्यागी के नाम पे, वहां पे लक्सर में एक फर्जी मुकदमा धोखाधड़ी का डाल दिया गया। और अभी 3-4 दिन पहले भी पुरकाजी में, मतलब इस घटना से 1-2 दिन पहले पुरकाजी में सेम बिल्कुल वैसा ही एक और फर्जी मुकदमा डाला गया, जिसका हमें पता भी नहीं चला। वो FIR भी लग चुकी है उसमें, है ना। तो ये जानबूझ के हो रहा है और पूरे ऊपर के स्तर से हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि FIR भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है ना। तो इन्वॉल्व, अपना नाम तो ले रही हूँ आपके सामने, जो सुभाष त्यागी ठेकेदार, वो खुद बता रहा है, उसने खुद बताया, गोली लगने के बाद भी बताया, है ना। हम ये चाह रहे हैं कि अब ये जो भी कुछ उसने इलाज में देरी करी है, रास्ते में पब्लिक ने सब कुछ देखा है वीडियो में, उसके घर जाके धमकी दी गई है, उसके ससुराल वालों को धमकी दी गई है, उसका भी हमारे पास प्रूफ है कि उन्होंने धमकी दी है कि हम लोग उसे रिमांड पे लेके जाएंगे और आप में से कोई भी वहां पे नहीं आएगा। परिवार के लोग थे, इसीलिए उनको परेशानी हुई, इसीलिए उन्होंने 2-3 जगह गाड़ी रोकी, उनको धमकाया कि आप यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे हम लोग। तो जब वो दूरी पे चले गए, तब वो जानबूझ के पुल पे से लेके गए जहाँ पे उन्होंने गोली चलाई। और वो बार बार फोन आ रहा था सुभाष त्यागी का कि इसको छोड़ना नहीं है। वो साफ कह रहा है कि उसने बताया ये बात मेरे बच्चे को कि इसने कहा कि वो फोन कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, है ना। और मैं उनको कह रहा था कि मुझे इस तरह से मत करो, मुझे जाने दो, है ना। मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी वो लड़के आ गए और उन्होंने गोली मारी है उसको, है। और उसके बाद वो 2 घंटे के रास्ते को उन्होंने कम से कम 5-6-7 घंटे लगा दिए और जानबूझ के घूम के उसको वो लेके आए। और सारे परिवार को आज भी जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं ना, उनको सबको धमकाया जा रहा है, उनके घर पे भी पूछा जा रहा है, उनसे अलग से पूछा जा रहा है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है ना। तो और लोगों से भी पूछा जा रहा है ये कौन है, कौन से गांव का है। उनके परिवार वालों को धमकाया जा रहा है कि सबको छोड़ेंगे नहीं, सब पे मुकदमे कर देंगे। और इसकी लड़की की सुरक्षा भी हमने मांगी है, इसीलिए क्योंकि इसको कह रहे हैं कि ये बोल रही है, मीडिया में आ रही है, तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे हम, और ना उसके बच्चों को छोड़ेंगे दूसरों को। अभी तो पत्नी को फरार बताया है, वो अपने पति को देखने नहीं आ सकती, यही वो चाहते थे। अब वो चाह रहे हैं कि ये यहाँ आए और अरेस्ट करके उसे जेल में डाल दें, मतलब पूरे परिवार को बदनाम करना चाह रहे हैं। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, नौकरी करने वाले हैं, किसी की कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है। इसलिए अगर वो ये सोचता है कि वो ऐसा कर सकता है, तो उसे हम बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। सड़क पे आ जाएंगे और सुनेगी, सब क्यों नहीं सुनेगी, बीजेपी सरकार सुनेगी। योगी सुनता है कि नहीं सुनता है, ऐसी धामी जी को भी सुनना पड़ेगा। मैंने पापा से जाके पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि ये किसने किया है, तो उन्होंने मुझे साफ शब्दों में बोला, बेटा ये सुभाष त्यागी ने करवाया है। उन्होंने पूरा बोला, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने करवाया है और ये सब उसकी करी धरी है। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो जितने भी हॉस्पिटल स्टाफ हैं, वो उसके अंडर प्रेशर है। हॉस्पिटल में चाहे डॉक्टर 1-2 ना हो, उनके अंडर प्रेशर, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन जो हॉस्पिटल स्टाफ, जो सिक्योरिटी है, उनको पुलिस अंडर प्रेशर ले रही है कि आप हमें या तो उनके पास जाने दीजिए, जिसमें वो जाने नहीं दे रहे, क्योंकि ICU में जाने नहीं देते। 700 से 750 करोड़ रुपए का मामला। एक हिस्ट्री शीटर जिसको जेल से निकाला गया कोर्ट में पेशी के नाम पर, सरेआम एक पुल पर 2 हमलावर आते हैं, उससे मारते हैं, चले जाते हैं, पुलिस वाले उसे पकड़ते भी नहीं है, ना गोली मारते हैं। और अब बहन का ये खुलासा। तो कहानी क्या है? इस कहानी की शुरुआत होती है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को देहरादून में एक डॉक्टर है, वहाँ पर डॉक्टर प्रमोद त्यागी। डॉक्टर प्रमोद त्यागी अचानक देखते हैं उनके घर के बाहर एक जो उनकी कार खड़ी हुई है, उसके शीशे टूटे हुए हैं। डॉक्टर प्रमोद त्यागी परेशान हो जाते हैं। कार के अंदर बैग था, वो सारी चीज़ें गायब। इसके बाद डॉक्टर प्रमोद त्यागी पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखाते हैं। कहते हैं कि किसी ने कार में चोरी करने की कोशिश की, बैग था, कुछ हज़ार, 20-25 हज़ार रुपये का शायद मामला, वो दिखाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद फिर पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। एक डॉक्टर के घर से एक कार में शीशा तोड़कर कुछ बैग निकाल लिया गया। तफ्तीश शुरू करती है। उसके बाद इनकी बहन को आपने सुना, फिर पुलिस पहुंचती है विनय त्यागी और उनकी पत्नी निशी त्यागी तक। अनऑफिशियली दोनों को गैर कानूनी तरीके से 2 दिन तक हिरासत में रखती है। फिर कहती है कि तुमने जो कार से चीज़ें निकाली हैं वो वापस कर दो।
वरना बीवी भी फंसेगी, तुम भी जाओगे, जान से भी मार देंगे। बहन के पूरे इल्ज़ाम यही है। इसके बाद बहन के दावे के मुताबिक उस बैग और उसके सारी चीज़ें पुलिस वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। जो विनय त्यागी की बहन के मुताबिक उस बैग में 750 करोड़ रुपए नकद, जेवर, ज़मीन के कागजात, शेयर के और बाकी चीज़ों के 750 करोड़ एक डॉक्टर की गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। और विनय त्यागी जैसा एक नामचीन हिस्ट्री शीटर उसको चुराता है। अब विनय त्यागी चोर उचक्का तो है नहीं, बड़ा गैंगस्टर है, तो उसे इस चोरी करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। और यहीं से ये कहानी शुरू हुई। कहानी ये कि असल में ये जो डॉक्टर प्रमोद त्यागी की कार में से चोरी हुआ जो कुछ, तो वहाँ पे एक बिल्डर है देहरादून में, उनका नाम है सुभाष त्यागी। सुभाष त्यागी और विनय त्यागी के बीच में पुरानी दुश्मनी रही है। विनय त्यागी की बीवी ने कभी चुनाव लड़ा और उधर से सुभाष त्यागी के भी, तो उसी चुनाव के दौरान दोनों में अनबन हुई, फिर दुश्मनी चलती रही। फिर हुआ ये कि सुभाष त्यागी की पहुंच ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियन में, सरकार में, सभी जगह है, अच्छी खासी पैठ है। अब एक बिल्डर, एक ठेकेदार सुभाष त्यागी के पास 700-750 करोड़ कहां से आए? तो कहा जाता है कि इसमें पूरा नेक्सस है। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी के लोग, पुलिस के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, पॉलिटिशियन, नेता, उनमें से कई हैं अभी जिनके नाम सामने नहीं आ रहे। तो ये सारे और बड़े ताकतवर लोगों के नाम, तो लोगों के ये पैसे थे। इत्तेफाक से ये पैसे सुभाष त्यागी के पास थे, क्योंकि वो बिल्डर था, ब्लैक को वाइट भी कर सकता है। लेकिन दुश्मनी चल रही थी विनय त्यागी से। अचानक सुभाष त्यागी को किसी ने खबर दी कि शायद तुम्हारे यहाँ ईडी की रेड पड़े, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आजकल देश में इसका बहुत बड़ा नाम है, प्रवर्तन निदेशालय, जो अवैध इलीगल तरीके से आपके पास पैसे हो, ब्लैक मनी हो, उसको पकड़ने का काम हमारे देश की ईडी करती है। तो विनय त्यागी को यह पता चला कि सुभाष त्यागी के पास बहुत सारे पैसे हैं, और उसे ये पता चल गया कि ईडी वाले रेड मार रहे हैं, अब इन पैसों को कहाँ छुपाए। तो फिर उसने अपना एक सोर्स, अपना संपर्क यूज़ किया, और वो थे डॉक्टर प्रमोद त्यागी, तो सिस्टर का इल्ज़ाम। तो उसने कहा कि ईडी वाले रेड करें तो ये पकड़ा ना जाए, इसलिए ऐसे शख्स के हवाले ये पैसे कर दिए जाएं कुछ दिनों के लिए, जहाँ पर ईडी की नज़र ना जाए। और इसके लिए डॉक्टर प्रमोद त्यागी को चुना गया, और डॉक्टर प्रमोद त्यागी को बैग में भरकर वो सारे करीब 700-750 करोड़ रुपए कैश, जेवर और प्रॉपर्टी के कागजात, जिसमें बेनामी संपत्ति, सारी चीज़ें, वो रख दिया कि भाई आप रखो। वही गाड़ी में था जिसके 16 सितंबर को शीशा टूटा और वो बैग चोरी हो गया। और चोरी करने वाला विनय त्यागी, क्योंकि उसे मालूम था इस बैग में क्या है। तब इसने चोरी तो कर ली, लेकिन वो चोरी करके क्या करेगा? इन पैसों को हड़पना था। बहन का इल्ज़ाम यह था कि असल में वो ठेकेदार सुभाष त्यागी और उसके नेक्सस, जो पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, पुलिस अफसर या फिर ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए बाकी लोग, जिनके सारे पैसे थे, वो शायद उनमें से कुछ को जानता था, और ये सारे पैसे वो ईडी के हवाले करना चाहता था। मतलब एक क्रिमिनल, एक ब्लैक मनी जो किसी और का है, उसको चुराता है, और वो जाकर ईडी को सौंपने वाला था कि ये देखिए, उसे पता चल चुका है कि आप लोग रेड मारने वाले हैं, इसलिए उसने पैसे कहीं और छुपाए, वो पैसे मैं चोरी करके लाया और अब आपके हवाले कर रहा हूँ। ईडी से इनाम भी मिलता, लेकिन उससे बड़ा मकसद शायद उसका ये था कि बदला लेना। तो उसको ईडी के हवाले करना था, और ये बात पता चल गई। अब अगर ईडी के हवाले कर दे विनय त्यागी पैसे, तो फिर तो बहुत सारे नाम आते सामने। तो इसीलिए एक पूरी लॉबी लग गई कि विनय त्यागी को ईडी से पहले पहुंचने से या इस पैसे को पहुंचाने से पहले पकड़ो। और उसी के बाद आनन फानन में उसे और उसकी बीवी को उठाया गया, फिर पूछताछ हुई, फिर सारी रिकवरी जब हो गई तब बीवी को छोड़ दिया गया, लेकिन विनय त्यागी को जेल भेज दिया गया। अब वो पहुंच गया देहरादून जेल। अब जेल जाने के बावजूद इधर ये था कि विनय को सब कुछ पता है। ये 750 करोड़ की अगर कहानी जो पूरी है, तो कहीं अगर इसने नाम लेना शुरू कर दिया या मीडिया में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर क्या। तो विनय त्यागी के परिवार वाले, उनकी बहन, उनकी बेटी का इल्ज़ाम और उसकी पत्नी का इल्ज़ाम यही है कि अब उन लोगों ने ये प्लानिंग करना शुरू किया कि किसी तरह विनय त्यागी को हमेशा के लिए खामोश कर दो, उसकी ज़ुबान को बंद कर दो, ताकि ये सारा जो घालमेल है, जो सारे पैसे हैं, 700-750 करोड़ का खेल है, ये हमेशा के लिए एक राज बन जाए। लेकिन वो जेल में है, तो विनय त्यागी तक पहुंच कैसे हो? अब यहाँ से कई खेल होते हैं, और यहीं से जो बहन का इल्ज़ाम है
ये कुछ चीज़ें जो है उस इल्ज़ाम को पुख्ता करने की तरफ इशारा करती हैं। विनय त्यागी को देहरादून जेल में रखा गया। अब वो देहरादून जेल में है। अचानक एक रोज़ जेलर के पास एक खत आता है। उस खत में विनय त्यागी की बीवी का नाम लिखा था, ऋषि त्यागी। लेटर में ये लिखा था कि हमारे पति को देहरादून जेल में खतरा है, इसलिए उन्हें इस जेल से निकाल कर रुड़की जेल शिफ्ट कर दिया जाए, वो ज़्यादा सेफ है। इसके बाद जेल से एक फ़ोन जाता है विनय त्यागी की वाइफ निशि त्यागी के पास और कहा जाता है कि आपकी एक एप्लीकेशन आई है कि आप अपनी पति की जेल को शिफ्ट कराना चाहती हैं। क्या एप्लीकेशन आपने भेजा और क्यों कराना चाहती हैं? निशि त्यागी हैरान, विनय त्यागी की वाइफ। उसने कहा मैंने तो कभी शिकायत ही नहीं की, ना मैंने कोई लेटर भेजा कि मेरे पति के जेल को आप शिफ्ट करें और रुड़की भेज दें। देहरादून में वो ठीक हैं और हमें देहरादून जेल पर पूरा भरोसा है। अब हैरान ये कि आखिर कौन ऐसा शख्स है जो जेल ट्रांसफ़र करने के लिए लेटर लिख रहा है और वो भी विनय त्यागी की बीवी के नाम पर। खैर, अब इधर ये हुआ कि उस लेटर के बाद और बीवी के इनकार करने के बावजूद विनय त्यागी को रुड़की जेल शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया। किसका फैसला था मालूम नहीं, परिवार ने नहीं बोला, खुद विनय त्यागी ने नहीं कहा। इसी दौरान एक रोज़ अचानक उसे देहरादून जेल से निकाला गया और कहा गया आज आपको रुड़की जेल शिफ्ट करना है। जब विनय त्यागी बाहर निकला तो देखा कि एक गाड़ी और 2 पुलिस वाले, उनके पास कोई हथियार नहीं और उन्हीं के साथ रुड़की जाना है। वो समझ गया दाल में कुछ काला है। उसने हंगामा कर दिया, शोर मचाया कि मैं इनके साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, अगर भेजना है तो मुझे हथियारबंद पुलिस वालों के साथ भेजिए, क्योंकि अगर रास्ते में हमला हो गया जिसकी उम्मीद है, मेरी जान के पीछे बड़े बड़े लोग हैं, तो मैं क्या करूँगा। उस हंगामे के बाद फिर ये हुआ कि ठीक है। इसी के बाद फिर हथियारबंद पुलिस के साथ विनय त्यागी को देहरादून जेल से रुड़की जेल शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें ना विनय त्यागी की मर्जी थी ना उसके परिवार की किसी की, ना किसी ने एप्लीकेशन दी मर्जी के खिलाफ। अब ऐसा क्यों किया, ये उत्तराखंड का जेल प्रशासन इसका जवाब देगा और अब जवाब देना पड़ेगा। अब वहाँ पहुँच गया, परिवार वाले डरे हुए हैं, विनय त्यागी को पता है कि कुछ गड़बड़ है। इस दौरान में एक और अजीब खेल होता है। अचानक इसी दिसंबर के महीने में इसी हरिद्वार ज़िले के 2 इलाकों में, एक लक्सर और एक और इलाके में 2 FIR दर्ज होती है। ये याद रखिए, पहले नहीं, अभी हाल में। और ये धोखाधड़ी और कुछ और मामले के सिलसिले में FIR दर्ज, और ये दोनों FIR विनय त्यागी के नाम पर। अब FIR दर्ज होने का मतलब ये होता है कि आपके खिलाफ मुकदमा है। अब आपको पुलिस को चाहिए आपसे इंट्रोगेशन के लिए, आप पुलिस इंट्रोगेट करेगी, लेकिन ऑलरेडी वो जेल में है, तो फिर इसके लिए कोर्ट से ज़रूरी इजाज़त भी लेंगी और इसी केस में फिर कोर्ट में पेशी भी होगी। तो आनन फानन में दिसंबर में ही 2 मुकदमे लक्सर और एक और जगह है जहाँ पर ये दर्ज करते हैं। अब वहाँ दर्ज होने के बाद ये होता है कि 24 दिसंबर को लक्सर कोर्ट में विनय त्यागी को पेश करना है। विनय त्यागी पहले ही अपनी जान का खतरा जता चुका है। वीडियो कॉल के ज़रिए भी आजकल देश भर की अदालतों में कॉन्फ्रेंसिंग होती है और पेशी हो जाती है, वो भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होता ये है कि विनय त्यागी को 24 दिसंबर की सुबह रुड़की जेल से निकाला जाता है 3 पुलिस वालों के साथ, तीनों के पास हथियार, और लक्सर जेल ले जाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आपको शुरू में दिखाई। और अब वो रुड़की से निकला और लक्सर की तरफ रवाना हो रहा है। तभी इस पुल पर जहाँ ट्रैफिक है और ट्रैफिक की वजह से गाड़ी की रफ्तार स्लो है, कातिल पहले से ही पीछा कर रहे हैं। जहाँ पे उन्होंने देखा कि ट्रैफिक ज़्यादा है, गाड़ी की रफ्तार स्लो है, मोटरसाइकिल से उतरते हैं, बेखौफ गोली चलाते हैं। 3 पुलिस वाले पर उन्हें कोई परवाह नहीं, और गोली मारकर टहलते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। विनय त्यागी और उसके परिवार का डर सही साबित हुआ। इसके बाद भी फिर लापरवाही होती है, इलाज में लापरवाही, 3 अस्पताल ले गए। मतलब ये तय करना चाहते थे सबकी किसी तरह ये बचे नहीं। और आखिर में 3 दिन की जद्दोजहद के बाद सैटरडे को 27 दिसंबर को एम्स में विनय त्यागी की मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद ये वीडियो और सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर तैरने लगती हैं। विनय त्यागी का परिवार, उसकी बहन, उनकी बेटी सब सामने आती हैं और इल्ज़ाम लगाना शुरू करती हैं। तो फिर उत्तराखंड पुलिस प्रशासन में भी थोड़ा हड़कंप मचता है, और उसके बाद फिर जो हरिद्वार के SSP हैं वो बयान देते हैं कि हाँ, ये भी आप देखिए कि रिकॉर्ड पर कि इस शूटआउट के बाद जो 3 पुलिस वाले थे, तीनों के पास हथियार थे, पर उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। उनकी सुरक्षा में, उनकी कस्टडी में विनय त्यागी की मौत थी, इसलिए उन तीनों को सस्पेंड किया जा रहा है, और उन्होंने अपना ड्यूटी शायद ढंग से नहीं निभाया।
ये मेरे शब्द नहीं है कि एक्शन नहीं लिया, ये खुद वहाँ के एसपी के हैं, ये भी रिकॉर्ड पर है, ये भी सुनिए उनको। लक्सर फ्लाईओवर के पास में पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय पर ले जाते वक्त अभियुक्त विनय त्यागी, जिसमें करीब 4 दर्जन के आसपास अभियुक्त पंजीकृत किए गए थे और उनको पर्याप्त सुरक्षा में लेके भी जाया जा रहा था, लेकिन इस बीच 2 हमलावरों द्वारा हमला करते हुए इनको घायल किया गया था। इनको तत्काल एम्स तक इनको रेफर किया गया था, जहाँ इनका इलाज चल रहा था। इसी बीच पुलिस ने दोनों ही हमलावरों को पकड़ा है, दोनों को न्यायिक परीक्षा में भेजा जा चुका है। उनके द्वारा आपसी रंजिश में ये घटना करना कारित किया गया था, किंतु आज सुबह हमें सूचना मिली है कि एम्स में अभियुक्त विनय त्यागी की मृत्यु हो चुकी है। तो एसएसपी साहब खुद कह रहे हैं कि हाँ, पुलिस वालों ने अपना फर्ज ढंग से नहीं निभाया। अस्पताल में 3 अस्पताल बदले गए, जेल बदली गई, परिवार वालों के नाम पर झूठा एप्लीकेशन जेल पहुंचा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो शक पैदा कर ही रही हैं कि आखिर ये हुआ क्या। तो क्या वो 700-750 करोड़ का जो मामला है, जिसमें बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, वो सच है? जो विनय त्यागी की बहन लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर कह रही है, वो सच है? अगर है तो फिर इसमें उत्तराखंड के बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन आएंगे कैसे? इस मामले में अभी एक रिपोर्ट है कि शायद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना देगी उत्तराखंड सरकार, लेकिन वो भी तो उत्तराखंड के ही अंदर में, उन्हीं की सरकार उन्हीं के अंडर काम करेगी। तो क्या उनसे आप एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन और जांच की उम्मीद रख सकते हैं? अपने ही विभाग, अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ उम्मीद कम है। लेकिन इस पूरी घटना के साथ जो कड़ियाँ जोड़ी हैं, जिस तरीके से मुकदमा, एफआईआर, कोर्ट में पेशी, जेल की अदला बदली, एक गाड़ी से पैसे की चोरी, वो सारी चीज़ें ये बता रही है कि साजिश गहरी है। कितनी गहरी और क्या इस गहराई का सच सामने आएगा, देखिए, उम्मीद करिए। जहाँ तक मुझे लगता है कोई करिश्मा हो जाए तो शायद सच्चाई सामने आ जाए, वरना ये भी हमेशा के लिए एक राज बनकर रह जाएगा।